मेरी बड़ी उम्र हुँ, हुँ। गुजरी है रेस्क्यू ऑपरेशंस करने में। इनिशियल एज में हम सब की ख्वाहिश ये होती है कि हमें किसी ना किसी तरह हम इंसानी जान को बचा सकें। जिस टाइम के ऊपर ये वाकया हुआ उस टाइम के ऊपर मुकम्मल डार्कनेस थी। कोई भी हवाई हादसा बहुत अंदरनाक हादसा होता है क्योंकि इसके साथ बहुत सी जानें जुड़ी हुई होती हैं। जो भी जहाज हवा में बुलंद होता है वो एक बड़े मेहनत के साथ और बड़ी बारीक बीनी से किया गया काम होता है। जो रिकॉर्ड अवेलेबल है उसमें पता चलता है कि त्यारा पहले नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर बहुत तेजी के साथ तकरीबन 36,000 फीट से बुलंदी से वो तेजी के साथ नीचे आया। जहाज जो गिरा है 737 ज्यादा पुराना जहाज नहीं था। एविएशन इंडस्ट्री में जहाज पुराने भी उड़ते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जहाज के अंदर कोई टेक्निकल इशू ही हुआ है जिसकी वजह से जहाज कंट्रोल से बाहर हो गया। ब्लैक बॉक्स का काम होता है कि जहाज के अंदर की जो फ्लाइट डाटा की रिकॉर्डिंग है कि जहाज किस स्पीड पे जा रहा है, किस हाइट पे जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस किस्म की मुख्तलिफ चीजें रिकॉर्ड करें। और फिर उसके बाद जो जहाज के अंदर पायलट आपस में बातचीत कर रहे हैं और जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बातचीत हो रही है वो भी रिकॉर्ड होती रहे। समंदर में मलबे का ढूंढना जो है वो एक टीम वर्क को साबित करता है। जी, मैं हूँ कैपिटल टीवी के साथ आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम बात करेंगे के-2 एयरलाइन के हवाले से जो गुज़िश्ता दिनों हादसे का शिकार हुई। हादसे के बाद जो है रेस्क्यू जो ऑपरेशन है उसका आगाज़ किया गया। पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी, उसके अलावा दीगर जो इदारे थे उनकी जानिब से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है किया जा रहा था। अमले के 5 अफ़राद जो थे इस तैयारे में सवार थे। ये एक कार्गो तैयारा था जो कि शारजाह से जो है पाकिस्तान आ रहा था और ओरमाड़ा के करीब जो है ये फ़ज़ाई हादसे का शिकार हुआ, जिसके बाद से जो है रेस्क्यू का अमल जो है वो शुरू किया गया है। हमारे साथ रिटायर्ड कमोडोर हैं वजीउल हसन साहब, उनसे हम बात करेंगे कि तैयारे के हादसे के हवाले से भी और ख़ास तौर पर जो रेस्क्यू का अमल इस वक़्त जारी है, रेस्क्यू का अमल जो है ये कितने रोज़ तक जारी रहेगा और ये रेस्क्यू जो है इतने गहरे समंदर में किस तरह किया जाता है? वजीउल हसन साहब, खुशामदीद कहेंगे पहले आपको अपने प्रोग्राम में। उसके साथ-साथ मुझे ये बताइए कि जो तैयारे का हादसा हुआ है, इसके बाद ऑपरेशन का आगाज़ हुआ है। ऑपरेशन को होते हुए जो है तकरीबन 7 दिन हो चुके हैं, इससे ज़्यादा अरसा हो चुका है। तो इसका ऑपरेशन जो है कितने अरसे तक जारी रहता है और इसका क्या तरीक़ाकार होता है? बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान साहब। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, ये जो हवाई हादसा है, कोई भी हवाई हादसा बहुत अंदरनाक हादसा होता है क्योंकि इसके साथ बहुत सी जानें जुड़ी हुई होती हैं। और जो भी जहाज़ हवा में बुलंद होता है, वो एक बड़े मेहनत के साथ और एक बारीक बीनी से किया गया काम होता है। हर जहाज़ की उड़ान से पहले उसका एक कंप्लीट अ, इंजीनियरिंग का चेक होता है जिसमें उसके मुख्तलिफ सिस्टम्स को चेक किया जाता है और उसको आइडेंटिफ़ाई किया जाता है कि तमाम जहाज़ का जो है वो फिटनेस टू फ्लाई के लिए वो मुकम्मल तौर पे अवेलेबल है। अच्छा, ये हादसा जैसे अब 7 दिन गुज़र चुके हुए हैं। तकरीबन 9:20 के करीब ये खबरें आई कि जी रात के वक़्त तारिक ने बताया कि नेविगेशन का इशू है। फिर जो रिकॉर्ड अवेलेबल है उसमें पता चलता है कि त्यारा पहले नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर बहुत तेज़ी के साथ तकरीबन 36,000 फीट से बुलंदी से वो तेज़ी के साथ नीचे आया और फिर उसके बाद कोई खबर नहीं रही इसकी। अच्छा, उसके फ़ौरन बाद फिर जब ये इस किस्म की कोई ख़बर होती है तो अमूमी तौर पे जो भी रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर डिफ़ाइन हुए हुए होते हैं। पाकिस्तान की जो साहिली पट्टी है या जो हमारे कोस्टल एरिया है, कोस्टल बेल्ट है, पानी का जो एरिया है, उसमें एक हमारा पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी उसका एक हेडक्वार्टर है और एक पाकिस्तान हेडक्वार्टर कमांडर पाकिस्तान फ्लीट या मैरीटाइम जो हेडक्वार्टर है, उसके हवाले से उधर ये चीज़ें पहली इन्फॉर्मेशन जाती है और उधर से फिर ये पूरा सर्च एंड रेस्क्यू का पैटर्न कंट्रोल होता है। अच्छा, जहाज़ जो गिरा है 737 ज़्यादा पुराना जहाज़ नहीं था और जहाज़ की चूँकि रेगुलर मेंटेनेंस हो रही होती है, उसके लाइफ कुछ इक्विपमेंट जो होता है वो रिप्लेस होते रहते हैं और कुछ की कैलेंडर लाइफ होती है उसके हिसाब से रिप्लेस होते रहते हैं। तो इसमें जहाज़ का पुराने होने से ज़्यादा इतना कोई, मैं ये समझता हूँ कि इतना मामला नहीं है क्योंकि जहाज़ एविएशन इंडस्ट्री में जहाज़ पुराने भी उड़ते रहते हैं। अच्छा, फिर जहाज़ के एक कंप्लीट मुकम्मल एसओपी होती है। जहाज़ में एक मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट होती है जिसको एमईएल कहते हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर जो भी जहाज़ के अंदर रिडंडेंसी अवेलेबल होती है। रिडंडेंसी का मतलब ये है कि जो भी जहाज़ में इक्विपमेंट ज़्यादा एसेंशियल है या वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्लाइंग के लिए, तो उसका अगर ख़राब हो जाए तो उसका स्टैंड बाय भी अवेलेबल होगा। और कुछ ऐसे भी इक्विपमेंट होंगे जिसका स्टैंड बाय का हो सकता है कि स्टैंड बाय अरेंजमेंट भी अवेलेबल हो। तो ये जहाज़ एमईएल के ऊपर फ्लाई कर रहा था जिसका मतलब ये था कि कुछ चीज़ें इसके अंदर मालूम था कि वो एक्सेप्टेबल लेवल के अंदर हैं, लेकिन उनका एक्सेप्टेबल लेवल जो है वो लोअर लिमिट के ऊपर सेट हुआ हुआ है।
जहाज़ तकरीबन अपना 1/4 सफ़र तय कर चुका था, हुँ, शारजाह से आ रहा था और जिस टाइम के ऊपर 9:18 के ऊपर रात के, जो लगभग कहते हैं कि हुँ, एटीसीओ को उन्होंने बताया, उसमें ये चाँद जो है वो अपने आखिरी क्वार्टर में था। हुँ, हुँ, इसका मतलब आप ये समझ लें कि चाँद का तकरीबन आधा चाँद अवेलेबल था, हुँ, लेकिन वो चूँकि आखिरी हिस्से में था चाँद, तो जिस टाइम के ऊपर ये वाक़या हुआ, उस टाइम के ऊपर मुकम्मल डार्कनेस थी, जिसको हम अपने अंग्रेज़ी की इस्तिलाह में पिच डार्क नाइट कहते हुँ, हैं कि मुकम्मल गहरी अंधेरी रात थी। गहरी अंधेरी रात में जो पायलट्स फ्लाई कर रहे होते हैं, जिसको हम इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग रूल्स या आईएफआर कहते हैं, उसमें फ्लाई कर रहे होते हैं और इसमें तमाम दारोमदार जो होता है वो जो जहाज़ का सेंसिंग इक्विपमेंट होता है और जिससे जो जहाज़ का ऑटो पायलट काम कर रहा होता है, उसके ऊपर दारोमदार ज़्यादा होता है। और जिस तरह के ये मैं तमहीद इसलिए बाँध रहा हूँ हुँ। ताकि हमारे नाज़रीन को जी, जी। थोड़ा-सा आसान अल्फ़ाज़ में समझ में आ जाए कि जहाज़ के साथ क्या हुआ। तो जो जहाज़ का पहले उन्होंने कहा कि नेविगेशन मुझे हेडिंग बताएँ, नेविगेशन इक्विपमेंट का इश्यू है। इसका मतलब ये है कि जहाज़ की जो सेंसिंग थी कि उसकी डायरेक्शन क्या है और वो किधर जा रहा है, वो आउट थी। इसके ऊपर जब हम खबरों में सुन रहे हैं, देखते आ रहे हैं, तो एक आईआरएस का आ रहा है कि जो उसका एक कंपोनेंट था, जो उसके जहाज़ की जो स्पेशल ओरिएंटेशन है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन वो ऑटो पायलट को देता था और उसमें वो क्या सराहियाँ की जा रही हैं कि उसके अंदर वो रिप्लेस हुआ था, अमेरिका से आया था, हुँ, उसके अंदर कोई इश्यू है। तो अमेरिका से आया था तो ज़्यादा अमेरिका जो है वो मेजर पार्ट मैन्युफैक्चरर है, बोइंग कंपनी है, हुँ, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि जहाज़ का इक्विपमेंट मैं ये समझता हूँ कि जहाज़ का इक्विपमेंट किधर से आया है। वो जहाज़ लगाया गया और रात में जहाज़ को फ्लाई करके लेकर आए और उसमें हो ये है कि क्या सराहियाँ ये है कि उसके अंदर कोई इश्यू आया जिसमें हेडिंग का मसला आया और फिर उसकी तरफ से एरेटिक इनपुट्स आई कंट्रोल्स को, जिसकी वजह से जहाज़ ने कोई ऊपर-नीचे पहले उसने क्लाइंब किया, हुँ, फिर उसने नीचे आया और फिर उसकी वजह से हो सकता है कि कुछ उसको स्ट्रक्चरल डैमेज भी हुआ हो या जहाज़ तेज़ी से पत्थर की तरह नीचे आया, क्योंकि 24,000 फीट हुँ, पर हुँ, मिनट के हिसाब से नीचे आया, तो बहुत तेज़ी के साथ नीचे आया। क्योंकि अमूमी तौर पे जो फिक्सिंग एयरक्राफ्ट होते हैं, सिविल एयरलाइनर्स हुँ, होते हैं, उसके अंदर ग्लाइडिंग की पावर अवेलेबल हुँ, होती है कि वो अगर इंजन ना भी काम कर रहा हो, तो वो ग्लाइड के थ्रू हुँ, जहाज़ को एक इत्मीनान बख्श तरीके से वो जहाज़ नीचे आ सकता है। लेकिन ये जहाज़ बहुत तेज़ी के साथ नीचे आया। तो इसमें कुछ क़यास रही ये हैं कि जहाज़ का जब वो ऊपर-नीचे हुआ तो उसको कोई स्ट्रक्चरल डैमेज हो गया, हुँ, उसके कोई एयरक्राफ्ट के कंट्रोल्स हैं वो अफ़ेक्ट हो सकते हैं। कुछ लोग जो जिसको अंग्रेज़ी में कंस्पिरेसी थ्योरी कहते हैं, वो ये है कि इसको शायद कोई बाहर से कोई चीज़ आके लगी, उसकी क़यास-आराइयाँ हो रही हैं। लेकिन ये इन तमाम क़यास-आराइयों में मेरा ख़्याल ये है कि वो चूँकि रडार के ऊपर डिटेक्ट भी होते रहा आखिरी लम्हात तक, तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाज़ के अंदर कोई टेक्निकल इश्यू ही हुआ है जिसकी वज़ह से जहाज़ कंट्रोल से बाहर हो गया। लेकिन ये डेफ़िनेटली जो भी इसकी कंप्लीट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन वाला मैकेनिज़्म है, उसी से बात से आएगी, क्योंकि जब भी इस किस्म के वाक़यात होते हैं तो लोग मुख्तलिफ़ तरीके से क़यास-आराइयाँ स्टार्ट कर देते हैं, जो कि मेरा ख़्याल ये है कि जब हम ऑब्जेक्टिवली उसको एनालाइज़ करते हैं तो वो कुछ चीज़ें रूल आउट होते जाती हैं कि अगर ये काम हुआ था तो इसका मतलब है कि ये काम नहीं हुआ। अच्छा, जब ये जहाज़ इतनी तेज़ी के साथ 24,000 फीट पर मिनट के हिसाब से ये नीचे आया, तो जब ये पानी के साथ इसका कॉन्टैक्ट हुआ होगा तो ये बहुत अ, तकलीफ़देह अमल होगा, हुँ, क्योंकि जहाज़ मुकम्मल तौर पे डिसइंटीग्रेट हुआ होगा और जब ऐसे कोई चीज़ इतनी बुलंदी से चीज़ पानी के ऊपर गिरती है तो पानी जो है वो कुशनिंग इफ़ेक्ट नहीं करता। पानी जो है वो एक कंक्रीट की तरह उसको रिपेल करता है, जिसकी वज़ह से जहाज़ कंप्लीट डिसइंटीग्रेट हो गया और जानी नुकसान का भी इसमें वो रहता है। अच्छा वजीर हसन साहब ये भी बताइए कि सैटेलाइट स्पूफिंग भी कहा जा रहा है कि वहाँ हो रही थी, मुख्तलिफ जो तैयारे वहाँ से गुजरे थे हुँ, तो उन्होंने भी इसकी शिकायत की थी क्योंकि वहाँ खित्ता जो है इस वक्त आपको जैसे कि आपके इलम में कि जंगी सूरत हाल है जी। खित्ते में, इसी तरह क्या साराइयाँ की जा रही थी कि कोई तैयारे से कोई चीज़ हिट हुई है जिससे तैयारा अचानक इतनी स्पीड से नीचे आया। चले उस क्या सराइयों को एक तरफ हम रखते हैं, लेकिन सैटेलाइट स्पूफिंग जो होती है वो भी क्या तैयारे का नेविगेशन सिस्टम इस कदर मुतासिर कर देती है कि वो तैयारा जो है वो हादसे का शिकार हो जाए? अच्छा, मैं अपनी राय के मुताबिक जो सैटेलाइट स्पूफिंग या जो जीपीएस हुँ। स्पूफिंग की बात जी, कर रहे जी। हैं, जीपीएस जो है वो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का मुखफ़्फ़ है। हुँ, अब तो हर मोबाइल में भी जीपीएस अवेलेबल होता है। तो उसका काम बेसिकली ये होता है कि जहाज़ की पोज़ीशन बता सके,
जिस तरह हम जीपीएस इस्तेमाल करते हैं, गूगल मैप इस्तेमाल करते हैं, तो हुँ, हमारी पोज़ीशन हमें बताता है कि हमारी पोज़ीशन क्या है और फर्दर कैलकुलेशन करके वो हमारी स्पीड या बाकी चीज़ें बताता है। तो इस केस में भी जो पायलट ने शुरू में नेविगेशन का कहा और कहा कि हेडिंग मुझे हुँ, बताएँ, तो उसके मुख्तलिफ हो सकते हैं कि जहाज़ का या तो सेंसिंग सिस्टम ख़राब हो या जहाज़ का जो है वो ये स्पूफिंग हुई हो जिसकी वज़ह से जहाज़ के सिस्टम को अपनी पोज़ीशन नहीं पता चल रही, पायलट ने इसको हुँ, कन्फर्म किया। लेकिन उसके बाद की जो चीज़ें हमारे पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जिसमें जहाज़ पहले ऊपर गया, हुँ। पहले थोड़ा-सा नीचे गया, जी, फिर बिल्कुल। दोबारा ऊपर गया और वो रडार ने पूरा ट्रैक किया। हुँ, इसका मतलब ये है कि जीपीएस स्पूफिंग से आगे की बढ़ की कोई बात थी, हुँ, कि जहाज़ के कंट्रोल्स के साथ कोई मामला आया। एक एक हम इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं स्पेशल डिसोरिएंटेशन। स्पेशल डिसोरिएंटेशन का मतलब ये है कि अगर हम आँखें बंद कर लें और अगर हमें कोई घुमा दे हुँ, तो हम अपने आप को नहीं आइडेंटिफ़ाई कर सकेंगे कि हमारी पोज़ीशन क्या है, हम बिल्कुल। खला में किस तरफ कि किस डायरेक्शन हमारा मुँह किस तरफ है, क्या हम सीधे खड़े हैं या नहीं खड़े। तो जहाज़ को ये ओरिएंटेशन जो है रात के वक़्त कंप्लीट पिच डार्क में इंस्ट्रूमेंट की तरफ से आ रही है हुँ, और अगर इंस्ट्रूमेंट्स की सेंसिंग में अच्छा ये मुख्तलिफ़ किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट था, आईआरएस जिसकी बात हो रही है, ये सेंस करके जहाज़ की स्पीड, जहाज़ की हाइट, जहाज़ जिस डायरेक्शन में जा रहा है, उसको इनपुट करके ये जहाज़ के कंट्रोल्स को देता था ताकि ये जहाज़ अपनी स्पीड, डायरेक्शन, हाइट वगैरह मेंटेन कर सके। तो अगर इसमें कोई एरर आया होगा क्योंकि इसको भी मुख्तलिफ तरीके से इनपुट आती है जिसको ये कैलकुलेट होती है। तो अगर इसमें कोई एरर आया होगा तो कयास रही ये है कि उसके भी ये सिमिलर इफ़ेक्ट्स होंगे। तो और अगर कोई जहाज़ डिसइंटीग्रेट हुआ या कोई बाहर से चीज़ आके हिट लगी तो जहाज़ ऊपर ना जाता और फिर नीचे ना आता। बिल्कुल। वो एकदम से जो रडार की स्क्रीन है उससे गायब हो जाता और पायलट ये कॉल भी ना दे पाते हुँ, कि इमरजेंसी बिल्कुल, नेविगेशन बिल्कुल। वाला बात है। तो इसमें मामला मुझे नहीं लगता कि ऐसे है, इसमें मुझे मुझे ऐसे लगता है जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है कि ये टेक्निकल मामलात होंगे। लेकिन इसमें डेफ़िनेटली जब जहाज़ का जो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन जो ऑर्डर हो गई हुई है उसको पूरे मामले को जाँचेंगे, हर इन्फॉर्मेशन को वो पीस बाय पीस जोड़ेंगे। फिर जहाज़ के अंदर जो है वो एक जिसको हम उर्फ़ आम में ब्लैक बॉक्स कहते हैं। जी, बिल्कुल। अच्छा वो ब्लैक बॉक्स उसको कहते हैं लेकिन उसका कलर ब्लैक नहीं होता। वो ऑरेंज कलर का होता है और उसकी डिज़ाइन उसको इस तरह किया गया होता है कि वो चाहे खुश्की में हो, चाहे पानी में हो, उसको ढूँढने में आसानी है। ऑरेंज कलर इसलिए है कि कॉन्स्पिक्यूअस हो जाता है, नज़र आता है, दूर से नज़र आ जाता है, उसके ऊपर स्ट्राइप्स होते हैं। फिर वो एक इमरजेंसी जो है वो भी फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो ट्रांसमिट कर रहा होता है। मखसूस एक कोड ट्रांसमिट हुँ, कर रहा होता है, जिससे उसको ढूँढना भी आसान होता है, उसको सुनना भी आसान होता है। और अगर वो पानी में चला जाए तो एक उसके साथ सोनार लोकेटर बीकन हम हुँ, उसको कहते हैं, वो एक साउंड फ्रीक्वेंसी के ऊपर ट्रांसमिट करते रहता हुँ। है, जिसको सेंसिंग करके उसकी लोकेशन आइडेंटिफ़ाई की जाती है और उसकी जो बैटरी लाइफ़ है, वो भी काफ़ी लंबी बैटरी लाइफ़ होती है। अच्छा, ब्लैक बॉक्स का क्या काम होता है? ब्लैक बॉक्स का काम होता है कि जहाज़ के अंदर की जो फ्लाइट डाटा की रिकॉर्डिंग है, कि जहाज़ किस स्पीड पे जा रहा है, किस हाइट पे जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस किस्म की मुख्तलिफ चीज़ें और वो रिकॉर्ड करे और फिर उसके बाद जो जहाज़ के अंदर पायलट आपस में बातचीत कर रहे हैं और जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बातचीत हो रही है, वो भी रिकॉर्ड होती रहे, ताकि खुदा ना ख़ास्ता कोई मामला ऐसा हो जाए जिसकी बारीक-बीनी से देखना चाहिए, तो हमारे पास एग्ज़ैक्ट डाटा अवेलेबल हो। अच्छा वजीर हसन साहब ये भी बताइए कि जिस तरह ये रेस्क्यू का अमल जारी है, क्या पाकिस्तान में भी वही फैसिलिटीज़ मौजूद हैं हमारे इदारों के पास जो कि बैनुल-अक़वामी सतह पर अगर देखा जाए तरक्की याफ़्ता ममालिक के पास मौजूद हैं? क्योंकि एक मुश्किल मरहला होता है समंदर के अंदर जो है रेस्क्यू करना और ये तमाम चीज़ों को रिकवर करना। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान के पास वो तमाम सहूलियत मौजूद हैं, ब्लैक बॉक्स को रिकवर करने के लिए, उसके जो पुर्ज़ाजात हैं दीगर जो इम्पोर्टेंट है, जो इन्वेस्टिगेशन में काम आएँगे? अच्छा देखें, सर्च एंड रेस्क्यू को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक सर्च हुँ, और एक रेस्क्यू। और अगर आपके नाज़रीन के लिए हम ये देखें कि कुछ अरसा पहले अब तो तकरीबन 10 साल पहले मलेशियन एयरलाइन के जहाज़ों के 2 इंसिडेंट हुए हुँ, और पूरी दुनिया के बड़े-बड़े मुल्क ने आके उसके ऊपर सर्च एंड रेस्क्यू हुँ, ऑपरेशन किया लेकिन उसका कोई सुराग जी, नहीं लगा हुँ, सके। मतलब वो उसका बिल्कुल भी कोई सुराग नहीं लगा सके कि वो किधर से जहाज़ किस जगह के ऊपर गिरा है, हुँ, गायब किस जगह से हुआ, हुँ, किस जगह उसको हादसा पेश आया और ज़मीन के ऊपर या समुद्र में किस जगह उसका पानी के साथ कॉन्टैक्ट हुआ। इसी तरह कुछ अर्सा पहले एयर फ्रांस का भी एक जहाज़ था, वो भी अटलांटिक ओशन से गुज़र कर आ रहा था, उसके साथ भी आइसिंग वाला मामला हुआ, तो उसमें टाइम लग गया ढूँढने बिल्कुल। में। तो इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि 9/18 के ऊपर पायलट ने कॉल की
इसका निज़ाम ऐसे होता है कि जो पहली इन्फॉर्मेशन होती है कि जहाज़ के साथ कोई इमरजेंसी हो गई है, तो वो जहाज़ की नेचर ऑफ इमरजेंसी, जहाज़ की जो पोज़ीशन और जो लास्ट इन्फॉर्मेशन है, वो शेयर की जाती है रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर के साथ। इस केस में जो हमारा पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी उसके साथ शेयर हुआ, पाकिस्तान नेवी के साथ वो शेयर हुआ, डेफ़िनेटली पाकिस्तान एयरफ़ोर्स के साथ शेयर हुआ होगा वो उसका जो इन्फॉर्मेशन है। और फिर उधर से एक अवेलेबल इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर एक सर्च प्लान तैयार होगा। अच्छा ज़मीन के ऊपर अगर कोई इस किस्म का इंसिडेंट हो जाए, तो उसमें थोड़ा-सा जो सर्च ऑपरेशन होता है वो आसान होता है। अच्छा वो आसान क्यों होता है? उसकी बुनियादी वजह ये है कि ज़मीन के ऊपर इंसान रहते हैं। बिल्कुल। आप जब उधर पहुँचते हैं तो आप मुख्तलिफ इंसानों से चेक कर सकते हैं, तो आपको कहीं न कहीं कोई ऐसा मिल जाता है जिसको पास ये इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे हम देखें कि मार्का हक में बिल्कुल, उससे पहले अभिनंदन का जहाज़ गिरा तो लोग थे, लोग उधर पहले पहुँच गए, पाकिस्तानी फ़ौज बाद में पहुँच के उसको सेव भी किया, उसको रिकवर भी किया, लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि जगह पता चल जाती है, लोगों से इन्फॉर्मेशन आ जाती है। समंदर का ये है कि समंदर में इंसान नहीं रहते। समंदर में ज़रूरी ये होती है कि जो पहली इन्फॉर्मेशन आई है, वो कितनी एक्यूरेट है। जो एटीसीओ है, उसने कितनी एफिशिएंसी के साथ वो तमाम चीज़ें रिकॉर्ड की और कन्वे की। और उसके बाद उसकी बेस के ऊपर जो सर्च प्लान प्रिपेयर किया गया, क्योंकि जब जहाज 35,000 फीट से वो नीचे आया तो हवा भी चल गई, बिल्कुल हवा का मुख्तलिफ बहाव है, उससे जो है वो जहाज को इधर उधर लेके जाता है। उसके बाद जब वो पानी के साथ आया, टच किया उसने, तो पानी का भी एक बहाव है। आजकल मानसून का सीजन है, गर्मियों का सीजन है, गर्मियों के सीजन में समंदर एक बिखरा हुआ होता है। समंदर की जो लहरें होती हैं वो बहुत हाई लहरें होती हैं, ऊपर नीचे ऐसे कर्व बने हुए होते हैं। तो वो जहाज़ का जिधर कॉन्टैक्ट हुआ हो, वो अगर जितनी देर होते जाती है तो जहाज़ का जो मलबा होता है वो उतना ही बह के पानी के बहाव के साथ दूर जाते रहते हैं। तो एक सर्च प्लान किया जाता है और सर्च प्लान को अगर ब्रॉड डिवाइड करें तो 5 हिस्सों में डिवाइड होता है। तो पहला तो होता है कि इन्फॉर्मेशन गैदर करना। तो जो मैं फ़ोरसी कर सकता हूँ अपने तजुर्बे की बुनियाद के ऊपर, ये इन्फॉर्मेशन आई तो पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के पास आई। उनके पास अपने जहाज़ हैं, उन्होंने मैरीटाइम जो हमारा हेडक्वार्टर है एमएचक्यू, उसको कन्वे किया होगा। उधर से इन्फॉर्मेशन आई होगी हमारे जो एसेट्स हैं, एविएशन के एसेट्स और सरफेस के एसेट्स के, कुछ हमारे जहाज़ ऑलरेडी समंदर में होते हैं। उनके पास ये इन्फॉर्मेशन गई होगी और ये इन्फॉर्मेशन फिर हमारे एविएशन के पास गई होगी और उन्होंने इस बुनियाद के ऊपर अपने जो है हवाई जहाज़ या हेलीकॉप्टर्स को तैयार किया होगा। हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो उस सूरत में भेजे जाते हैं या तो जगह करीब हो या हमें ये कभी इम्कान हो या इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो कि उधर सर्वाइवर्स भी होंगे, क्योंकि हेलीकॉप्टर जो है वो करीब पानी के करीब जाके सर्वाइवर्स को निकाल से करा सकते हैं। इस केस में चूँकि 24,000 फीट से गिरा, इसमें ज़रूर हवाई जहाज़ गया होगा, उसने एक अपने रडार के थ्रू जो है वो सर्च स्टार्ट किया होगा। एक बड़ा एरिया होता है, उसमें कंप्लीट एक पैटर्न से सर्च की जाती है, उसमें सर्च किया होगा और उसकी बुनियाद के ऊपर मिल के ये हमने जहाज़ का मलबा, मेरे ख़्याल है सुबह अर्ली मॉर्निंग में इस मलबे को ढूँढ लिया। समंदर में मलबे का ढूँढना जो है वो एक टीम वर्क को साबित करता है। कि हमारे जो एटीसी जो ट्रैफिक कंट्रोलर हैं, उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन ली, वो जो रडार ने पिन पॉइंट किया, उस पोज़ीशन को आगे कन्वे किया एज़ इट इज़, और उसको बाद वही चीज़ जो है जो टीम गई सर्च करने के लिए उसको गई और फिर उन्होंने मलबे को ढूँढा। इनिशियल फ़ेज़ में चूँकि मेरी बड़ी उम्र गुज़री है रेस्क्यू ऑपरेशंस करने में, इनिशियल ऐज में हम सब की ख़्वाहिश ये होती है कि हमें किसी न किसी तरह हम इंसानी जान को बचा सकें। तो इंसानी जान को बचाने के लिए लाइफ जैकेट्स होती हैं, लाइफ राफ्ट्स होती हैं, फिर उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होता है जो कि बीकन जो ट्रांसमिट कर रहा होता है, जिसकी वजह से इंसान जो बच जाते हैं, हादसे का शिकार होते हैं, लेकिन वो ऊपर सरफेस पे आ जाते हैं या वो उनकी ज़िंदगी बच जाती है तो उनको ढूँढने में आसानी होती है। लेकिन जैसे-जैसे टाइम गुज़रते जाता है, वैसे-वैसे इंसान जो हादसे का शिकार होता है, उसके बचने का चांसेस प्रोबेबिलिटी कम होते जाती है। बाकी जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी कम होती जाती है क्योंकि पानी के अंदर रहना, एक नमकीन पानी के अंदर रहना, जिस्म आहिस्ता-आहिस्ता इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है, प्यास लगती है, इंसान थक जाता है और काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। तो अ, पहली ऑप्शन ये होती है कि ये बच जाएँ,
दूसरी ऑप्शन ये होती है कि हम जहाज़ का मैक्सिमम चीज़ जो मलबा है उसमें से वो चीज़ पिक कर लें जिससे हमें जहाज़ का असल सुराग लगाने में आसानी हो। अच्छा, उसके बाद एक कंप्लीट ऑपरेशन होता है क्योंकि अब इधर जो जहाज़ गिरा है उधर तकरीबन गहराई है 3000 मीटर। अच्छा, 3000 मीटर का मतलब ये हो गया कि तकरीबन आप समझ लें 3000 फीट, सॉरी, तो तकरीबन आप समझ लें 1000 मीटर या 900 मीटर के बिल्कुल। आसपास जगह। अच्छा, और इसमें हर 10 फीट के बाद जो है वो एक बार प्रेशर बढ़ जाता है, यानी आप ये समझ लें कि जितना अभी हम प्रेशर महसूस कर रहे हैं, जी, जी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये इसका हवा का जो दबाव पानी के अंदर जो है वो कई 100 गुना बढ़ जाता है। बढ़ जाता जिसकी वजह से जो अमूमी तौर पे जो इंसान है वो 300 फीट से ज़्यादा नीचे स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट चाहिए होता है है। नीचे डाइव करने के लिए। और ये जिस जगह इसकी गहराई है, उसका मतलब ये है कि हमें मदद लेनी पड़ेगी हुँ, जो बैनुल-अक़वामी अदारे हैं जिनके पास सबमर्सिबल जो रेस्क्यू ड्रोन्स जो होते हैं, हुँ, ड्रोन्स का मतलब जो अंडर वाटर अनमैन्ड व्हीकल्स होती हैं, वो हुँ, जाते हैं, वो सर्च करते हैं और अगर हमें उसका वो हम ये ढूँढने में कामयाब हो जाते हैं कि उसका जो ब्लैक ब्लैक बॉक्स। बॉक्स की तरह है, तो फिर उसको रिकवर करने के लिए डेफ़िनेटली हमें जो बैनुल-अक़वामी मदद जो है वो चाहिए होगी। अच्छा वजीर हसन साहब ये भी बताइएगा कि इस किस्म के जो ऑपरेशंस होते हैं, अब तो ज़िंदा रहने के चांसेस जो हैं क्रू मेंबरान के बहुत कम हैं, क्योंकि इतने दिन गुज़र चुके जी। हैं। लेकिन कोई अनहोनी हो जाए तो एक अलग बात है। हुँ, लेकिन अब ये भी बताइए कि ये जो ऑपरेशन अब चल रहा है ब्लैक बॉक्स और जो उसके इक्विपमेंट्स हैं हुँ। जहाज़ के जिनसे जो इन्वेस्टिगेशन हो सकेगी, तो ये कितने दिन तक जारी रहते हैं इस किस्म के ऑपरेशन? क्योंकि काफ़ी दिन तो हो चुके हैं, लेकिन इनका कोई टाइम फ्रेम होता है या जब तक ब्लैक बॉक्स नहीं मिलता या वो ज़रूरी इक्विपमेंट नहीं मिलते ये जारी रहता है? डिपेंड करता है कि किस जगह जहाज़ गिरा। हुँ, वो जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से, तो ये जिस जगह गिरा 3000 फीट, इसके लिए एक मैं जो समझता हूँ कि एक प्लान मज़बूत हो रहा होगा जिसके ज़रिए हम कोशिश ये कर रहे होंगे कि जो उसका अल्ट्रासाउंड हुँ, जो वो साउंड हुँ, वेव्स निकाल रहा है उसके ज़रिए से हम अपने जो पाकिस्तान नेवी के एसेट्स हैं उसके ज़रिए उसको ट्रैक कर सकें। और इसमें टाइम की कैद नहीं है। हुँ, इसमें प्रोबेबिलिटी कम होते जाती है क्योंकि जो उसकी बैटरी होती है वो जो उसकी साउंड को जनरेट करती है, हम जिसको एसएलबी कहते हैं, साउंड लोकेटर बीकन को ट्रांसमिट वो करते रहती है, पिंग ट्रांसमिट करते रहती है, उसकी एक बैटरी होती है जो कि डिपेंड करता है कि उसकी कितनी लाइफ है, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और फिर जो साउंड ट्रांसमिट करती है, जब हम इधर बैठे हुए हैं तो हम जो बात कर रहे हो आपको फौरन मिल रही है। बिल्कुल। लेकिन हमने ये देखा है कि जब दूर हो जाती है, जैसे जब बिजली कड़कती है, तो बिजली की कड़क हमें पहले नज़र आती है और साउंड बाद में ऐसे सुनाई देती है क्योंकि साउंड की आवाज़ कम है। समंदर में ये ऐसे होता है कि समंदर में जो लहरें होती हैं, समंदर की जो 3000 फीट की गहराई है, उसमें मुख्तलिफ लेयर्स बनी हुई होती हैं, जिसकी वजह से साउंड की जो वेव है वो बेंड हो जाती है। बैंड हो जाए। कभी ऊपर की तरफ, कभी नीचे की तरफ। तो इसमें बहुत ज़्यादा तकनीकी मराहिल इन्वॉल्व हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कहना कि इसमें कितना टाइम लगेगा, ये हुँ, बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे हम ये देखते हैं कि हम पूरी कोशिश ये करती हैं क्योंकि इसमें इंसानी जानों का नुकसान हुआ है, ये नुकसान दोबारा ना हो, हुँ, तो इसमें सर्च जो है वो मैं समझता हूँ कि इनिशियली जारी रहेगी क्योंकि ये बहुत कब्ल अज़ वक़्त हुँ, है कहना कि कब तक जारी रहेगी। हुँ। जी नाज़रीन कमोडोर रिटायर वजील हुसन का कहना था कि ये जो तैयारे को हादसा पेश आया है इसके हवाले से जो रेस्क्यू जो ऑपरेशन है, ख़ास तौर पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है उसका जो टाइम फ्रेम है वो नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये एक मुश्किल तरीन मरहला होता है किसी भी समंदर के अंदर जो है सर्च करना और रेस्क्यू जो है वो करना क्योंकि ब्लैक बॉक्स और दीगर जो इक्विपमेंट हैं तैयारे के उनकी तलाश जो है उसका सिलसिला जारी है और उनका ये भी कहना था कि समंदर की गहराई जो है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर कोई इंसान जो है वो नहीं पहुँच सकता इसके लिए यकीनन बैनुल-अक़वामी इदारों से भी राब्ता करना होगा और इस किस्म के इक्विपमेंट जो है वो वहाँ से मँगवाने होंगे और उन इदारों से इस की हेल्प लेनी होगी ताकि जो इक्विपमेंट्स हैं जहाज़ के वो तलाश किए जाएँ और उसके बाद ही फैसला किया जा सकेगा ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद ही और उसको जब शामिल किया जाएगा, डिकोड किया जाएगा, तो उसके बाद कहा जा सकता है कि तैयारे के साथ क्या हुआ था, आया कोई चीज़ इसको हिट हुई थी या फिर कोई टेक्निकल इसके अंदर खराबी थी या फिर कोई क्या वजूहात थी जिसके बायस जो ये हादसा पेश आया। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में।